हेलो गाइस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं बुक 2 का रिवीजन। यहाँ पे अपन सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज देखेंगे, है ना। एक बार आप ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फुली फोकस्ड हो जाना है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने पे, है ना। तभी आप क्या कर पाओगे, इसको अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ एक फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन को अपन एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं जो इसका आउटपुट आता है, इंटीग्रेशन का जो आउटपुट आता है, अगर उसको अपन डिफरेंशिएट करें तो अपने पास में ये मिलता है। और जो रिजल्ट है अपने इसको अगर इंटीग्रेट करें तो वापस से अपने को ये फंक्शन मिल जाएगा बेसिकली, है ना। तो क्या बोल रहा है कि स्मॉल एफ एक्स डी एक्स को अगर अपन क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं तो ये अपने को देगा कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, वेयर एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स इज कैपिटल एफ एक्स। क्लियर है बात। चलिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन अपन देख लेते हैं। फर्स्ट अपना कोई स्केलर अगर मल्टीप्लिकेशन में है किसी फंक्शन के तो और उसका इंटीग्रेशन करना है तो अपन क्या करेंगे, स्केलर को बाहर निकाल सकते हैं और उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो ये है कि अगर दो फंक्शंस आपस में एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, उनको अलग अलग इंटीग्रेट करके प्लस या माइनस कर सकते हैं। थर्ड जो है वो बेसिकली फर्स्ट का ही मतलब एक्सटेंशन दिया हुआ है, कुछ नहीं है। के जो है अपन बाहर निकालेंगे स्केलर को और डी एक्स को अपन क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, जो कि एक्स प्लस सी आ जाएगा ना। नेक्स्ट अपना फोर्थ में क्या बोल रहा है कि जब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो अगर उसके इनपुट में एक लीनियर फंक्शन है तो जब इंटीग्रेशन होगा तो फाइनल रिजल्ट में अपन क्या करेंगे, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको अपॉन में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 1 dx। तो इसका आंसर क्या होगा, साइन का तो अपने को पता है, पर ध्यान से देखो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 1/2। तो साइन का क्या होता है, माइनस कोस, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 1/2 कोस 2x प्लस 1 प्लस सी। समझ में आ गया। नेक्स्ट है बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला और ये अपने को लर्न होने चाहिए। फर्स्ट जो है दैट इज डी एक्स, तो इसका हो जाएगा एक्स प्लस सी, एक्स टू द पावर एन डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। नेक्स्ट है वन बाई एक्स का हो जाएगा अपना लॉग मोड एक्स प्लस सी, ई टू द पावर एक्स का हो जाएगा अपना ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ई टू द पावर एक्स एक मस्त फंक्शन होता है जिसका कोई इसको डिफरेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेट करो वापस वही आ जाता है, ई टू द पावर एक्स ही आता है, कोई चेंज नहीं आता इसमें ना। नेक्स्ट ए टू द पावर एक्स को जब करेंगे तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। नेक्स्ट अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वो है साइन एक्स का जो करेंगे माइनस कोस एक्स को करेंगे तो साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को करेंगे तो टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स को करेंगे तो माइनस कोट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स को करेंगे तो सेक एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स को करेंगे माइनस कोसेक एक्स। अब एक चीज़ ध्यान देनी है अपने को, यहाँ जहाँ जहाँ भी अपने को जो आउटपुट में अपने को जो भी फंक्शन मिल रहा है और सी से स्टार्ट हो रहा है जहाँ जहाँ ना, उसके साथ में देखो ध्यान से माइनस आता है ना, ट्रिक से थोड़ा ध्यान रख सकते हो आप। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, कोस एक्स आएगा, तो इसमें सी से स्टार्ट हो रहा है मतलब इसके साथ माइनस आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है 12th, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन है दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा अपना कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। एंड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। एंड 1 अपॉन मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो हो जाएगा अपना कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये आपको लर्न करना है, ठीक है ना, ये ध्यान अपने को याद होने चाहिए ना अच्छे से। नेक्स्ट है अपना इंटीग्रेशन फॉर्मूला ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। ये सारे देखो मैंने क्या किया है, बुक में जैसे जैसे हेडिंग दी हुई है उसके नीचे जो अपने इंटीग्रेशन फॉर्मूला दिए हुए हैं उसी तरीके से अपन ने इसको यहाँ पे अरेंज किया। ये जो फॉर्मूला है ये आपको लर्न होने चाहिए। क्लियर है। तो देखो फर्स्ट जो आता है वो है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, वो होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है कोट एक्स का होता है लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है सेक एक्स का जो होता है दैट इज लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ध्यान रखना है कि अगर आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स तो क्या होगा, और ऑप्शन में ये ना दे के अपने को क्या दिया हो, ये दिया हो, तो उस केस में अपना इसको टिक कर देंगे। क्लियर है। और वो होता है लॉग मोड 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी।
नेक्स्ट कोसेक एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो होगा log mod कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, अगर यही एमसीक्यू में मान लो ऐसा दे दे आपको और उसमें ये ऑप्शन नहीं दे रखा हो और अगर ये दे रखा हो तो आपको ये टिक कर देना है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो दूसरा और क्या होता है, उसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं log mod 10x/2 प्लस सी। ठीक है, इसी चीज़ को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। नोट, अब ये ध्यान देना है कि अगर किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना हो तो अपन क्या करेंगे, सिंपली अपन इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स डी एक्स कर देंगे। मतलब ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट है इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, अपने को बुक की हेडिंग के हिसाब से दिया हुआ है। फर्स्ट है अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे मैं कुछ कुछ आपको ट्रिक्स भी बताता जाऊंगा इनको लर्न करने की, है ना, वो आपको हेल्पफुल होंगी लर्न करने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ तो ए को देखो आप, है ना, ए के सामने माइनस है, मतलब क्या होगा, जब यहाँ फॉर्मूले में जब बात करेंगे 1/2a log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे माइनस का ए है वो डोमिनेंट है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x²। ध्यान से देखो ए क्या है, पॉजिटिव है मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2a log mod a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। क्लियर है, प्लस सी। थर्ड जो है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स x² प्लस a², तो ये अपना हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। यहाँ पे कुछ याद आ रहा है, अपन ने 1/x² प्लस 1 का अपन ने क्या देखा, tan इनवर्स x देखा था, बट यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आ गया, a² आ गया, तो बेसिकली क्या है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी हो जाएगा ना। फोर्थ देखते हैं अपन इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a², तो ये अपना हो जाएगा log x प्लस √x² माइनस a² प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना 1/√a² माइनस x², तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो देखो यहाँ से अपने को ध्यान आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस x² जो आता था दैट इज साइन इनवर्स x आता था ना, उससे अपन इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 नहीं है, कोई कांस्टेंट नंबर है, उसका स्क्वायर है। ठीक है, 6 देखते हैं अपन 1/√x² प्लस a², तो इस दैट इज log mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस सी। यहाँ ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है। अगर आपको 1/a x² प्लस bx प्लस सी, डिनोमिनेटर में अगर मैं बात करूँ, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया है और ऊपर में न्यूमरेटर में है 1, तो उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, डिनोमिनेटर वाले को अपने को बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अपने को किस फॉर्म में लेके आना है, t² प्लस माइनस k² में। और ये जब आ जाएगा अपने पास में तो अपन फिर कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, या तो प्लस का हो, माइनस का होगा तो ये हो जाएगा, या प्लस का होगा तो अपन ये लगा देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ax² प्लस bx प्लस सी। तो यहाँ पे भी अपने को क्या करना है, अंडर रूट में अपने को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, तो अपन क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको अपन इस फॉर्म में चेंज कर देंगे, t² प्लस माइनस k² ना। तो यहाँ पे t² प्लस माइनस k² अगर ये फॉर्म आ जाती है अपने पास में, तो अपन फिर उसके बाद में कौन से फॉर्मूला लगा लेंगे जो अपन ने यहाँ पे देखा है। अगर प्लस में आ रहा है तब तो अपन ये यूज़ कर लेंगे, अगर माइनस में आ रहा है तो अपन यूज़ कर लेंगे ये वाला। नेक्स्ट अपना इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ध्यान रखना है, पार्शियल फ्रैक्शन अपन किस में लगाते हैं, जब अपने को एक रेशनल फंक्शन दे रखा हो, सपोज करो px अपॉन qx की फॉर्म में अपने को फंक्शन दिया है और इसको x के रेस्पेक्ट में अपने को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ध्यान देना है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन होना चाहिए, है ना। प्रॉपर रेशनल फंक्शन का मतलब क्या होना चाहिए, जो डिग्री है px की वो डिग्री किससे कम होनी चाहिए, qx से। मतलब डिग्री ऑफ px शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ qx, ये ध्यान रखना है ना। अगर नहीं है तो आप उसको डिवाइड करके बेसिकली उसको क्या करोगे, प्रॉपर रेशनल फंक्शन में लेके आओगे, तभी उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन अपन यूज करते हैं। फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन अपने पास में है px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए एक्स माइनस पी। अब देखो ये वाला जो फॉर्म है, जो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सारी जो जितनी भी फॉर्म्स हैं बेसिकली ये किस फॉर्म में है, प्रॉपर रेशनल फंक्शंस हैं। हर एक में देखोगे तो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम है। यहाँ देखो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 1, यहाँ है 2 नीचे, ऊपर देखो 1 नीचे 2, ऊपर कितनी है 2, नीचे कितनी है यहाँ पे x x x मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगी 3,
ऊपर कितनी है, यहाँ पे 2 है, और नीचे भी देखो एक्स स्क्वायर और एक्स यहाँ 3 है। तो सभी में क्या होगा, यहाँ पे देखो कितना है 2, और यहाँ पे कितनी है 4, ये ध्यान रखना है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, इसलिए अपन क्या कर पा रहे हैं यहाँ पे अपन बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट जो है दैट इज, अगर अपने को जो रेशनल फंक्शन है इस फॉर्म का है अपना पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, जहाँ पे ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, तो अपन कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म यूज करेंगे, वो यूज करेंगे ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। ठीक है, सेकेंड है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्म है अपने पास रेशनल फंक्शन की, तो अपन उसमें कौन सा फॉर्म को यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का, वो करेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। थर्ड जो है अपने पास में रेशनल फंक्शन की फॉर्म जो दी हुई है, अगर वो है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो इसमें जो यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के जो फॉर्म है वो है ए बाई एक्स माइनस ए, बी बाई एक्स माइनस बी, सी बाई एक्स माइनस सी। क्लियर है बात। फोर्थ देखें तो इसमें जो रेशनल फंक्शन की जो फॉर्म है वो अगर इस फॉर्म का हो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, तो अपने को जो यूज़ करनी है पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म वो यूज़ करनी है ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस बी। क्लियर है। अगर अपने को इस फॉर्म का रेशनल फंक्शन मिले तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म यूज करेंगे वो ये है ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ध्यान देना है ये जो लास्ट वाला अपन यूज कर रहे हैं इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ये फैक्टराइज नहीं होना चाहिए फर्दर। ठीक है, एंड ध्यान रखना है कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर रियल नंबर्स विच वी विल फाइंड, वो अपन फाइंड करते हैं। वो क्वेश्चंस मैंने अपन ने जो पीछे सीरीज की है ना 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, वो उसमें जाएंगे तो वहाँ पे अपने को इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं। चलिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात करें तो अगर कोई फंक्शंस, दो फंक्शंस डिफरेंट टाइप के फंक्शंस अपने को मल्टीप्लिकेशन में दिए हैं तो अपन वहाँ यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, मान लो आपको दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन दिए हैं एफ एक्स और जी एक्स। अब ये दो जो फंक्शन होंगे ये या तो क्या होंगे, इनवर्स फंक्शन हो गया, लॉग फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल। ठीक है, 5 फॉर्म में से आपको कोई सा भी फंक्शन आ सकता है ना। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि इसमें से फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करते हैं अपन फंक्शन। वो कैसे करते हैं, आइलेट से डिसाइड करते हैं। आइलेट में जो लेटर्स के अरेंजमेंट में जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और जो सेकंड आएगा उसको सेकंड ले लेते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपना होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। अब मैं मान लेता हूँ एफ एक्स को फर्स्ट और जी एक्स को सेकेंड, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड देन कंप्लीट का वापस से क्या इंटीग्रेशन अपन लेंगे। क्लियर है। अब देखें तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ना, ये रिपीटेडली बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम्स के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है अगर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x और उसके बाद में उससे मल्टीप्लिकेशन में है एक फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। क्लियर है बात। नेक्स्ट जो है अपने कुछ फॉर्मूला और रह गए हैं इंटीग्रेशन के, वो और देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये चीज़ का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है x बाई 2, उसके बाद में इसको एज इट इज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। फिर देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है बीच में तो यहाँ माइनस आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में अपन करेंगे ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड एक्स प्लस, वापस से ये चीज़ यहाँ पे एच डी आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सेकंड में तो वो है अपना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक्स बाई 2 तो आएगा इसमें, अब यहाँ पे जो है इसके मल्टीप्लाई में एच डी आ जाएगा। अब इसके बीच में साइन प्लस का है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 एच डी आ जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस, अब ये जो फंक्शन है ऐसा कैसा यहाँ आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है। थर्ड में बात करें तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
dx। तो x बाई टू एज इट इज आ गया अपना, ये जो फंक्शन है इसको मल्टीप्लिकेशन में ले गए अपन, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा प्लस, ध्यान देना भाई, है ना। और यहाँ पे ये जो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू एच टी आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, नहीं, वो किस में आ रहा था, वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में जब बात कर रहे थे तो साइन यहाँ पे एच डी जा रहे थे, बट यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ध्यान देना यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की। अब यहाँ पे देखो अपन ने क्या किया, जितने भी फॉर्मूलाज थे वो अपन ने सारे रिवाइज कर लिए हैं। आपको अब क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक बार ये पूरा वीडियो देख लो तो आपके जितने फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद आपको आगे जो भी आपका बीच में 3 या 4 दिन का जो गैप है एग्जाम का, उसमें आप क्या करोगे, क्वेश्चंस लगाओगे बैठ के। क्लियर है। और अपन ने एक सीरीज बना रखी है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी चैप्टर, ठीक है। तो वो अपन उनको आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की। तो देखो यहाँ पे मैंने ये जो फॉर्मूला दे रखा है ये अपने बुक के अंदर एज ए एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पर अपने को ये रिजल्ट याद रखना है। क्लियर है। 0 से पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू। अपना सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब अपन कुछ प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की वो अपन देख लेते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, उसमें अपन बेसिकली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x को अपन दूसरे किसी वेरिएबल से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो अपन ने यहाँ पे एफ टी डी टी कर दिया है ना, x को अपने रिप्लेस कर दिया t से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो लिमिट्स पहले x की थी वो किसकी हो जाएंगी, अब t की हो जाएंगी। सेकंड जो है वो है a टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो अगर अपन चाहें तो ये जो लिमिट्स हैं इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं b टू a, बट साइन जो आ जाएगा यहाँ माइनस आ जाएगा। अब माइनस b टू a एफ एक्स डी एक्स। नेक्स्ट है अपना ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, वो होगा 0। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अपना जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो एरिया बताता है। अब मुझे बताओ ये एफ एक्स डी एक्स है, ए से स्टार्ट हुआ एक्स और ए पे ही खत्म हो गया, तो एरिया क्या हुआ, 0 ही होगा। क्लियर है। थर्ड बात करते हैं अपन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। मैं बोलता हूँ सपोज करो इस तरीके से एक फंक्शन है, तो यहाँ पे इसको अपन ने क्या किया, मान लो ये ए से बी अपना फंक्शन है एक्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है, इस फंक्शन को अपन ने ड्रॉ कर लिया। मतलब अपने को क्या करना है, यहाँ पे ये एरिया निकालना है। तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि इसको मैं इस एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, यहाँ एक पॉइंट सी ले लूँ। अब यहाँ से क्या होगा कि पहले मैं इसका एरिया निकाल लूँ और फिर इसका एरिया निकाल के मैं क्या कर दूँ, दोनों को ऐड कर दूँ। इस प्रॉपर्टी में वही बताया अपने को कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, ये एरिया निकाल लिया पहले, प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, फिर उसके बाद में अपन ने ये एरिया निकाली और दोनों को ऐड कर दिया। अब ये ध्यान देना है कि ए जो है मेरा लेस देन सी है, सी लेस देन बी है। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी में बोल रहा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो ए टू बी एफ एक्स की जगह अपन रिप्लेस कर देते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है। इस यहीं से अपन ये भी बोल सकते हैं 0 टू ए दे रखा है एफ एक्स डी एक्स, तो अपन 0 टू ए एफ, अब x की जगह अपन क्या कर देंगे a प्लस 0 दैट इज a माइनस एक्स डी एक्स। नेक्स्ट है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, तो इसको अपन लिख सकते हैं 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी वो है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। अगर अपना देखो यही वाली यहीं से ही आई है ना, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स मेरा किसके बराबर आ जाए, एफ एक्स के बराबर आ जाए, तो देखो ये वाली चीज़ तो अपन लिख रहे हैं कि ये वाला मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ मेरी इसके बराबर आ जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है बात। और अगर यही चीज़ अपन बात करें, अगर नेगेटिव एफ एक्स आ जाए, माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए, तो उस केस में दोनों आपस में ऐड होके क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर 0 हो जाएगा इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स कितना हो जाए मेरा, माइनस ऑफ एफ एक्स के। नेक्स्ट देख लेते हैं माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जो होता है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा, अगर एफ एक्स मेरा इवन फंक्शन है। एफ एक्स इवन फंक्शन होने का मतलब उस फंक्शन में मैं एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करूँ तो वापस से ओरिजिनल फंक्शन आ जाए, तो उस केस में 2 टाइम्स हो जाएगा। और ये जो है ये मेरा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा
अगर एफ एक्स मेरा ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का मतलब ये है कि एक्स की जगह मैं माइनस एक्स रिप्लेस करूँ तो ये इक्वल्स टू आ जाए माइनस ऑफ एफ एक्स के। क्लियर है। नेक्स्ट है अपना चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अपने सिलेबस में एरिया अंडर द कर्व है, उसकी बात करेंगे अपन। और जब भी अपन एरिया निकालेंगे तो जो फंक्शन दिया होगा उसका अपन एक रफ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और जो फंक्शंस होंगे बेसिकली वो जो कॉनिक सेक्शन अपन ने क्लास 11th में जो चैप्टर था वहाँ से ही अपने फंक्शंस बनेंगे, या तो सर्कल होगा या एलिप्स होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है। तो अपन बेसिकली उन फंक्शंस को अपने को ड्रॉ करना आना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि तुम्हारा क्लैरिटी बढ़ जाए। तो फर्स्ट है अपना स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू जीरो होता है अपना, ठीक है। अब अगर लाइन की इक्वेशन y इक्वस टू के एक कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लाइन है वो मेरी पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के। ऐसे ही x इक्वस टू के दे रखा हो तो वो जो लाइन होगी मेरी क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी। क्लियर है। सेकंड देख लेते हैं पैराबोला। पैराबोला में दो टाइप के पैराबोला होते हैं, हॉरिजॉन्टल पैराबोला एंड वर्टिकल पैराबोला। तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला में जिसकी ओपनिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है उसके जो इक्वेशन होती है वो होती है वाई स्क्वायर इक्वस टू 4ax, या फिर अपन बोल सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वस टू के एक्स, क्योंकि ये 4a तो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो फोकस होगा वो होगा a,0, यहाँ पे जो वर्टेक्स होगा वो 0,0। इसी तरीके से अगर अपने को फंक्शन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वस टू माइनस 4ax या वाई स्क्वायर इक्वस टू माइनस के एक्स, उस केस में जो पैराबोला बनेगा वो होगा अपना हॉरिजॉन्टल पैराबोला जिसकी ओपनिंग नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। और वो जो अपना जो उसका फोकस होगा वो होगा माइनस a,0 एंड उसका जो वर्टेक्स होगा वो होगा 0,0, ठीक है। सेकंड अपन देख लेते हैं वर्टिकल पैराबोला। जब दिया हो, जब पॉजिटिव वाई एक्सिस में ओपन होगा तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वस टू के वाई। यहाँ पे जो फोकस है वो होगा 0,a एंड वर्टेक्स होगा 0,0। इसी तरीके से फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वस टू माइनस 4ax की फॉर्म में या एक्स स्क्वायर इक्वस टू माइनस के वाई, ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, पैराबोला, वर्टिकल पैराबोला, ओपनिंग जिसकी नेगेटिव वाई एक्सिस में होगी और उसका जो फोकस होगा वो क्या होगा 0,-a एंड जो वर्टेक्स होगा उसका 0,0। क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिप्स की। तो एलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वस टू 1। उसका जो फोकस होता है वो होता है c,0 और c क्या है मेरा, ae,0। ई जो है मेरा वो क्या है, एसेंट्रिसिटी है। क्लियर है। नेक्स्ट है अपना सर्कल। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर। एच और के जो हैं दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर एंड आर क्या है मेरा यहाँ पे रेडियस है सर्कल के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, एरिया अंडर द कर्व। फर्स्ट में अगर बात करें तो अपने को एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वस टू एफ एक्स और अपने को इसके एरिया अंडर द कर्व निकालना है x इक्वस टू a टू x इक्वस टू b। तो अपने बेसिकली ये पूरा एरिया निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, एक स्ट्रिप अपन चूज करते हैं अलोंग y एक्सिस, ठीक है, जिसकी लेंथ जो होगी मेरी y होगी और विड्थ कितनी होगी dx होगी, ठीक है। तो इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, x जो है मेरा a से लेके b तक जा रहा है y dx, और y की जगह अपन जो फंक्शन दिया है y इक्वस टू एफ एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स डाल देंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, a से b एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है बात। सेकेंड जो है अपना एक फंक्शन दिया हुआ है अपने को x इक्वस टू एफ वाई और यहाँ पे अपने को एरिया निकालना है ये वाला, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक स्ट्रिप लेते हैं अलोंग एक्स एक्सेस जिसकी लेंथ तो मेरी x हो जाएगी और जिसकी विड्थ है वो क्या हो जाएगी डी वाई। तो एरिया मेरा क्या हो जाएगा x डी वाई, और x जो मेरा वो इक्वस टू एफ वाई है, तो एरिया मेरा बेसिकली क्या हो जाएगा एफ वाई डी वाई, जो y कहाँ से कहाँ जा रहा है a से b। तो एरिया इज इक्वस टू अपना हो जाएगा a से b एफ वाई डी वाई। क्लियर है। थर्ड में बात करें तो अपने को फंक्शन दिया हुआ है और अपने को ये वाला एरिया निकालना है। क्लियर है। तो अपन क्या करेंगे, वही एक स्ट्रिप लेंगे अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ध्यान से देखो y मेरा नेगेटिव है और विड्थ इसकी क्या है dx दैट इज पॉजिटिव x। तो जो एरिया होगा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके केस में क्या करते हैं, जब फाइनली एरिया आता है तो उस केस में अपन क्या ले लेते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं। तो यहाँ जो एरिया बनेगा वो a टू b एफ एक्स डी एक्स पर जो एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा, उसको अपन क्या कर देते हैं, उसका मॉडुलस ले लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया है।
फाइंड एरिया ऑफ y इक्वल्स टू साइन x फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 पाई। अब अगर इसमें आपने रफ डायग्राम नहीं बनाया तो आपका आंसर गलत आएगा। 0 से 2 पाई सीधा साइन x dx लिखोगे तो यहाँ पे जो अपना आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। To calculate area of this function, we should be able to draw rough graph of this function। अब ये एरिया गलत क्यों आया है तो ध्यान से देखो, जब अपन फंक्शन को ड्रॉ करते हैं साइन एक्स को 0 से 2 पाई के बीच में, तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये तो पॉजिटिव आ गया और ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अगर आपने पाई से 2 पाई वाला एरिया को मॉडुलस लेके ऐड नहीं किया तो ये नेट नेट जो एरिया हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो a1 जो अपन निकालते हैं तो वो आता है 2, और जब a2 निकालते हैं तो वो आएगा -2। बट सिंस एरिया क्या है, माइनस नहीं हो सकता, तो उसका मॉडुलस लेंगे और 2 हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है बात? तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको एरिया की क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करोगे, रफ डायग्राम बनाओगे उसका, ठीक है, उसके बाद उसको कैलकुलेट करोगे। क्लियर है चीज़? नेक्स्ट है अपना चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट्स अपन इसमें देखेंगे, ठीक है। dy बाई डी एक्स, दिस डिनोट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें y जो होता है अपन बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देयर आर 2 important पैरामीटर्स टू डिफाइन ए डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला जो पैरामीटर है वो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड सेकंड जो है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसी को ही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अपन ने ये डिफरेंशियल इक्वेशन ली है, तो इसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, वो है d2y अपॉन dx स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। सेकंड में देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 3 है अपना। देखो ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो होता है दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे है अपना 3। क्लियर है? अपने को सिंपली ये देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, बेसिकली वही अपना क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर इट हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स। यहाँ पे मैं बात करूँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या है मेरा, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो है 3। अब इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, मेरे डिग्री हो जाएगी। बेसिकली इसकी पावर कितनी है, 1 है ना। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे जो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इसमें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, दैट इज़ 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 3 है यहाँ पे, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे डिग्री की। जब यहाँ पे बात करते हैं डिग्री की तो डिग्री यहाँ डिफाइंड नहीं है। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो साइन के इनपुट में dy बाई डी दिया हुआ है। Here we cannot express this as polynomial of derivatives। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे अपन बताओ ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वो कितना है, 3 है। अब यहाँ पे डिग्री देखते ही आप ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। ध्यान से देखो, अगर साइन को मैं उधर लेके चला जाऊँ तो मेरा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो साइन इनवर्स के इनपुट में कोई डेरिवेटिव नहीं है। यहाँ पे जो डिग्री होगी तो बताओ इसकी पावर क्या है, दैट इज़ 1, तो डिग्री 1 हो जाएगी। अब आप ऊपर वाले में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखो आप, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ और साइन को उधर ले जाऊँ फिर भी क्या होगा, इसके साइन इनवर्स के इनपुट में मेरा क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं है। बट यहाँ पे जब साइन इनवर्स लेके गए तो इसके इनपुट में कोई डेरिवेटिव नहीं था, एक्स और वाई ही था अपने। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अपन क्या है, वाई डैश, y1 से बोलते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y डबल डैश, y2 भी बोलते हैं। ये 10th ऑर्डर डेरिवेटिव को अपन क्या बोलते हैं, y10। ठीक है, ये तो अपने को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक तो होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये वाले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अपने सिलेबस में नहीं है ना। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो इक्वेशन है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x। तो यहाँ जो इक्वेशन है उसमें जो डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में दिया हुआ है ना। पर पार्शियल में ऐसा नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। जैसे यहाँ x इंडिपेंडेंट है, y के साथ भी इसको कर दिया है ना।
यू को डिपेंडेंट बना दिया। नेक्स्ट ये सीबीएसई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, ये वीडियो पॉज करना और इसको सॉल्व कर लेना है ना। सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर अपन बात करें तो दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो होते हैं जनरल सॉल्यूशन और प्रिमिटिव भी बोलते हैं उसको, है ना। प्रिमिटिव का मतलब होता है वेरी सिंपल, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन में ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व रहता है, जैसे ए बी सी। और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस जिसके अंदर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। यहाँ पे ऊपर वाली चीज़ को समझाने के लिए कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, जैसे यहाँ बोला फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे जब बात करते हैं तो अपने को एक x प्लस वाई इक्वस टू ए, एक्स माइनस वाई इक्वस टू बी, अपने को इस तरीके से दो इक्वेशंस दी हुई है। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x तो आएगा a प्लस बी बाई टू और y जो आएगा a माइनस बी बाई टू। यहाँ पे a और b यहाँ पे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, आर्बिट्री। तो ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिकली जनरल सॉल्यूशन है। क्या है ये, जनरल सॉल्यूशन है। यहीं पे अगर आपने को a और b की वैल्यू दी होती तो अपन क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि a 4 है और b 2 है, तो यहाँ पे जब मैं a और b की वैल्यू रख दूंगा तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया अपना, ठीक है। नाउ लेट अस कंसिडर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है अपने को यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया कि सॉल्यूशन होता क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जैसे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी ए फंक्शन phi x when phi is substituted for the unknown y in the given differential equation, LHS is becomes equals to RHS। तो जैसे मैं बात करूं, ये ऊपर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इसका जो सॉल्यूशन होगा ना वो होगा y इक्वल्स टू a साइन x प्लस बी। क्यों होगा, तो अपन क्या करेंगे, ये y की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, LHS मेरा RHS के बराबर हो जाएगा। कहने क्या किया, y को दो बार डिफरेंशिएट किया तो अपने पास में जो आया वो आया माइनस a साइन x प्लस बी। तो अपन ने जब ऊपर रखा यहाँ पे इसमें, और y की वैल्यू क्या है, a साइन x प्लस बी, तो दोनों आपस में कट होकर लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से अपने को पता लगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि y की जगह अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू डाल दूं जहां से मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड मेरी राइट हैंड के बराबर हो जाए, तो वो क्या है, जनरल सॉल्यूशन होता है। अब जैसे मान लो ये जनरल सॉल्यूशन था इसका ना, y इक्वल्स टू a साइन x प्लस बी। अपने को अगर ऐसा बोला होता है कि a मेरा 3 है और b मेरा पाई बाई 6 है, तो y इक्वल्स टू 3 साइन x प्लस पाई बाई 6 जो हो जाता है ये मेरा क्या हो जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। अभी ये क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन है और यहाँ पे जब अपने को वैल्यू दे दी a और b की तो अपने पास में क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा सीधा एमसीक्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। तो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर आर n। तो nth ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके अंदर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, n आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात अपने को ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर वो होते हैं 0। क्योंकि बात देखो यहाँ पे nth ऑर्डर हो चाहे कोई सा भी ऑर्डर हो तो वहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट 0 होंगे, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। अब जो अपने सिलेबस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो अपने पास जो सिलेबस में है वो 3 टाइप की हैं बेसिकली, है ना, जिनको अपन सोल्व करना सीखेंगे। पहला है डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड थर्ड इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट अपन बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। It involves those type of differential equation in which the variables are easily separable. For example, अपने को एक differential equation दी है dy by dx और उसके बाद में एक फंक्शन दिया है x and y में, let us say fx into gy। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x वाले चीज़ों को एक तरफ ले जाएं और y वाली चीज़ों को एक तरफ ले जाएं और फिर अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। वहाँ से अपना जो आंसर आता है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। नेक्स्ट अपना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं वो देखने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं। होमोजीनियस फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जहाँ पे मैं x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y में रिप्लेस कर दूँ, ठीक है। तो वहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, कंप्लीट लैम्डा को बाहर निकाल सकते हैं उस फंक्शन में से। उस लैम्डा की पावर में जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, उस फंक्शन की डिग्री हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अपने को एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x कॉमा वाई, एक्स और वाई में फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो अगर मैं इसमें x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y डाल दूं, जो कि अपन ने यहाँ कर रखा है ना, तो यहाँ पे क्या बना, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। अब अपन इसमें से लैम्डा बाहर निकाल सकते हैं और ध्यान से देखो लैम्डा की पावर में 2 है, इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कितनी है, 2 है,
ठीक है, ये बात समझ में आई। इसी तरीके से जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। अब मान लो मैं लास्ट वाला अपन अगर एग्जांपल लेते हैं ये वाला, अब ध्यान से देखो, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है क्या? ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे ही मैं इसमें लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई डालता हूँ तो ये लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसमें से मैं लैम्डा कॉमन निकालता हूँ फिर भी तो एक लैम्डा यहाँ रह जाएगा अपने पास में। तो ये क्या है? ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। क्लियर है ये बात? अब अपन बात कर लेते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की, है ना। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल्स टू f of x comma y is said to be homogeneous if f of x y is a homogeneous function of degree 0। इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे? ये जो फॉर्म बनेगी टोटल कंप्लीट जो फॉर्म बनेगी ये क्या बनेगी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। क्लियर है बात? नेक्स्ट अपन देखते हैं टू सोल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy by dx इक्वल्स टू f of x comma y। अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अपन बेसिकली क्या करते हैं? y को अपन रिप्लेस कर देते हैं vx से। एंड टू सोल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx by dy इक्वल्स टू f of x comma y। तो इस केस में अपन क्या करते हैं? वी मेक सब्सटीट्यूशन x इक्वल्स टू vy। अब अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और क्लैरिटी बढ़ जाए अपनी, है ना। तो देखो यहाँ पे ये अपने को एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अब ये है कि नहीं है उसका पता कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो जो फंक्शन होना चाहिए कौन सा होना चाहिए? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो यहाँ पे अपन पता कैसे करते हैं? x की जगह अपन लैम्डा x डाल देते हैं और y की जगह लैम्डा y। तो ऊपर नीचे डालेंगे तो लैम्डा बाहर निकलेगा और लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या आया? लैम्डा की पावर 0 और जो ओरिजिनल फंक्शन था वही आ गया। तो यस, ये कौन सा है अपन बात करें तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीट जो है अपना क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अपन क्या करते हैं? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो dy by dx में अपन जो सब्सटीट्यूशन करते हैं वो क्या करते हैं? y इक्वल्स टू vx। इसको दोनों तरफ अपन विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ से जो dy by dx आता है अपना ये वाला, ये अपन क्या कर देते हैं? सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसमें। यहाँ पे देखो अपनी ये फॉर्म बन जाएगी। और अब होगा क्या यहाँ पे? जब इसको अपन अरेंज करेंगे तो अरेंज करने पे अपना क्या होगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल में चेंज हो जाएगी। तो लास्ट में जाते जाते अपन जो x वाला है तो ये ऊपर इधर चला जाएगा, dx by x हो जाएगा और बाकी ये वाला जो v वाले टर्म है ये इधर आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद में वेरिएबल सेपरेबल में आने के बाद में तो कोई दिक्कत है नहीं। अपन बेसिकली क्या कर लेते हैं? फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों तरफ और अपना आंसर पे पहुंच जाते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे अपना dy by dx था तो अपन ने क्या सब्स्टिट्यूट किया था? y इक्वल्स टू vx। अगर अपना ऐसा हो dx by dy हो तो फिर अपन क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? उस केस में अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल्स टू vy और फिर इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y, है ना। एंड प्रोसीड करेंगे सेम मैनर में। हर एक केस में होगा क्या कि लास्ट में पहुंचते पहुंचते जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ जाएगी? वेरिएबल सेपरेबल में आ जाएगी। और फिर वेरिएबल सेपरेबल में आने के बाद तो इजीली आप क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। ठीक है। अब अपन जो थर्ड टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको अपन देखते हैं। अब इसमें अपने को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली अपने को दो तरीके से अपने को दिख सकती है। एक तो dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में दिखे। अब ये ध्यान देना है p और q जो हैं या तो ये कांस्टेंट होंगे, ठीक है, या फिर फंक्शन ऑफ x होंगे, या फिर अपने को इस फॉर्म में दिखे dx by dy प्लस px इक्वल्स टू q। ध्यान रखना है यहाँ p और q क्या होंगे? या तो कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ y होंगे। ठीक है। तो ये दो फॉर्म में अपने को ये क्या दिख सकता है? क्वेश्चंस दिख सकते हैं इसके, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। डायरेक्ट नहीं दिखेंगे पर चीज़ों को अरेंज करोगे तो आपको ये दो फॉर्म मिलेंगे। इन दो फॉर्म्स को अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं ना। टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला है राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो ये वाली कौन सी फॉर्म की बात हो गई है? dy by dx वाली फॉर्म की, ठीक है, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली। नेक्स्ट अपन देखते हैं फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, वो होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है। अब जब अपने पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो जो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ये अपना क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ से अपन इंटीग्रेशन कर देंगे इसका और आंसर पे पहुंच जाएंगे। अब ये तो बात हुई dy by dx की। अगर अपने पास में dx by dy फॉर्म की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? वहाँ पे भी अपन सिंपली क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy।
इस केस में, है ना। जब अपन ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया तो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट है अपना वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। एग्जाम्पल के लिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक्सेट्रा। ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करें तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। फॉर एग्जाम्पल मास, इलेक्ट्रिक चार्ज, डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा, है ना। वेक्टर्स को अपन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, वेक्टर को जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन सेगमेंट से करते हैं जिसमें एक डायरेक्शन होता है, एरो से अपन क्या करते हैं उसका डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वेक्टर इज ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन whose two end points are named as initial and terminal points। तो इसमें देखो ऊपर बात करें तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है अपना बी जो है वो टर्मिनल पॉइंट है। नेक्स्ट है अपना द लाइन ऑफ विच द वेक्टर इज ए पार्ट इज कॉल्ड इट्स लाइन ऑफ सपोर्ट। जो वेक्टर है अपना ये इस लाइन का पार्ट है और इस लाइन को बेसिकली अपन क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ सपोर्ट बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वेक्टर ए बी। तो द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए बी इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ऊपर में अगर ये देखें अपन तो ये जो लेंथ है इस वेक्टर की ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। एंड जो एरो है वो अपना रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। द डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ए टू टर्मिनल पॉइंट बी। तो डायरेक्शन क्या है अपना? ए टू बी है। इन केस द पॉइंट्स ए एंड बी आर इंटरचेंज द वेक्टर इज रिटन एज बी ए। अगर मैं यहाँ पे बी लिख दूँ और यहाँ पे मैं ए लिख दूँ तो वेक्टर अपना क्या बन जाएगा? बी ए वेक्टर बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है अपना पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट है, मान लो अपन बात करें प्लेन में कोई पॉइंट है तो ओरिजिन से उसकी पोजीशन क्या है? जैसे ये ओरिजिन है, ठीक है, पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट की ओरिजिन से पोजीशन क्या है उसको अपन क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। और ए जो है मेरा वो पोजीशन वेक्टर है किसका? पॉइंट ए का। इसी तरीके से मान लो एक पॉइंट बी है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओ बी। ए का क्या था? ओ ए। अब मैं बात कर रहा हूँ, बताओ मेरे को ए बी वेक्टर क्या होगा मेरा? तो ए बी वेक्टर बेसिकली क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। नेक्स्ट देखते हैं अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अपने को एक वेक्टर ओ पी गिवन है दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब अपन इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी जो वेक्टर होगा उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। मॉडुलस साइन नहीं है, दिस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस से पहले बात करेंगे डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा। अल्फा क्या है? जो वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। बीटा क्या है? जो वाई एक्सिस के साथ। और जो गामा क्या है मेरा? जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है। तो ये जो एंगल होते हैं इन एंगल्स को अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है। अगर इनका कोस ले लें अपन सबका तो वो अपने डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। तो अपन बात करें कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, इसको अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। कोस अल्फा को अपन शॉर्ट में एल, कोस बीटा को एम और कोस गामा को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो वेक्टर ओपी है अपना उसका पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट जो है दैट इज एक्स वाई एंड जेड। ठीक है। अब मैंने बोला कि ये वाई एक्सिस के साथ में क्या एंगल बना रहा है? बीटा एंगल बना रहा है। जब अपन बात करते हैं कोस बीटा की तो कोस बीटा जो क्या होता है अपना? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है मेरा यहाँ पे? ओ ए। ओ ए की बात करें तो क्या मेरा ये वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा? और अपने को पता है कि ये जो लेंथ है इसकी हाइपोटेनस है ये क्या है? मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? वाई अपॉन आर। तो क्या मैं यहाँ से जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको मैं लिखता हूँ वाई इक्वस टू आर कोस बीटा। और y इक्वस टू आर कोस बीटा को अपन क्या बोलते हैं? m बोलते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे m। सिमिलरली अपन x कोऑर्डिनेट को क्या बोल सकते हैं? एल आर। y को अपन ने देख लिया एम आर एंड z कोऑर्डिनेट को अपन बोल देते हैं एन आर। ठीक है। और इस वैल्यू को बेसिकली क्या बोला जाता है? डायरेक्शन रेशियोज बोला जाता है। अगर सिंपली अपन बात करें तो एक बात बोल सकते हैं कि x, y एंड z जो हैं वो बेसिकली मेरे क्या हैं? डायरेक्शन रेशियोज हैं। किस वेक्टर के? ओपी वेक्टर के। क्लियर है बात? डायरेक्शन रेशियोज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए, बी एंड सी से। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर्स में बात करें तो पहला है जीरो वेक्टर।
जीरो वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, कोई स्पेसिफिक उसका डायरेक्शन नहीं हो। और नल वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं जीरो के ऊपर एरो लगा के। दूसरा अपन इसको ए वेक्टर बी वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ए वेक्टर का मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं खत्म हो गया है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, जीरो। इसी तरीके से अपन बी वेक्टर की भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होगा, मैग्नीट्यूड जिसका यूनिटी हो, और डिनोट करते हैं ए कैप से। क्लियर? ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, दैट इज ए कैप। तो अगर ए वेक्टर को मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मेरा वो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका इनिशियल जो पॉइंट है वो क्या हो, सेम हो सारे वेक्टर्स का, तो उनको क्या बोलते हैं, कोइनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट है अपना को टर्मिनल वेक्टर्स। को टर्मिनल वेक्टर्स कौन से होते हैं, वो वेक्टर्स जिनका एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ ए बी सी वेक्टर जो है वो क्या है, को टर्मिनल वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सपोज करो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं अगर वो दोनों, तो इसका मतलब ये होगा कि बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये देखो मेरा ए वेक्टर है और इसको बात करें तो बी वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं अपने, पैरेलल वेक्टर्स या कोलिनियर वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स बेसिकली अपन ये आपको लग रहा होगा कि कोलिनियर का मतलब सर एक लाइन की बात करते हैं अपन, तो देखो ध्यान रखना है यहाँ पे अपन बात करते हैं फ्री वेक्टर्स की। फ्री वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं, जिनको पैरेलली मूव कर सकते हैं अपन स्पेस में। तो अगर इस डीसी को मैं उठा के यहाँ ले आऊँ तो क्या ये कोलिनियर वेक्टर नहीं हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, ऐसे वेक्टर्स जिनके सेम या पैरेलल सपोर्ट हो अपन उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर कुछ नहीं है, अगर किसी वेक्टर के सामने अगर अपन नेगेटिव साइन लगा दें तो जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। और नेगेटिव वेक्टर बेसिकली क्या होता है, वहाँ से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखो ए बी वेक्टर है, एक सी डी वेक्टर है, तो ध्यान देना है जो सी डी वेक्टर दैट इज माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, बट डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनमें इक्वल मैग्नीट्यूड हो, या तो सेम और पैरेलल सपोर्ट हो, और सेम डायरेक्शन हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो एक वेक्टर दिया है ए एंड यहाँ पे दिया है एक बी वेक्टर। अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं इसका मतलब क्या होगा कि a1 विल बी इक्वल्स टू b1, a2 विल बी इक्वल्स टू b2 एंड a3 इक्वल्स टू b3। फ्री वेक्टर्स जिसकी अपन बात करते हैं अपने जो सिलेबस में है वो ऐसे वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स विच कैन बी सब्जेक्टेड टू इट्स पैरेलल डिस्प्लेसमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। इन दिस चैप्टर वी विल बी डीलिंग विद फ्री वेक्टर्स। तो फ्री वेक्टर्स क्या हैं, ऐसे वेक्टर्स हैं जिसको मैं फ्रीली क्या कर सकता हूँ, स्पेस में मूव कर सकता हूँ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, है ना। इसके पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कर सकता हूँ मैं इसका, जैसे मैं इसको यहाँ से उठा के मैं यहाँ ला सकता हूँ, यहाँ से उठा के मैं नीचे की तरफ यहाँ लेके आ सकता हूँ, तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कर सकता हूँ। तो ऐसे वेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर्स। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल लेके मैंने बोला कि ये एक ए वेक्टर है और दूसरा एक बी वेक्टर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फ्री वेक्टर्स के साथ डील कर रहा हूँ, तो मैं इस बी वेक्टर को इधर शिफ्ट करके मैं इस तरीके से इसको ले आता हूँ, और दो वेक्टर्स इस तरीके से कर लेता हूँ कि ए वेक्टर जहाँ एंड हो रहा है वहीं दूसरा वेक्टर क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जो ए का इनिशियल और बी के फाइनल पॉइंट को क्या कर रहा हो, ज्वाइन कर रहा हो, उस वेक्टर के बराबर होगा वो। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मेरा क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू सी वेक्टर। इसी तरीके से अगर डिफरेंस निकालना हो तो मैं इस बी वेक्टर को, ये जो बी वेक्टर है इसका डायरेक्शन चेंज करके मैं अपोजिट करके इसको लिखता हूँ माइनस बी वेक्टर। और जब अपन ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर जब करेंगे अपन, तो यहाँ पे ये इक्वल टू आएगा ए वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को और बी वेक्टर के फाइनल पॉइंट को, टर्मिनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो इनके सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा और ये डिफरेंस आ गया अपना। क्लियर है बात। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेसिकली अगर अपन बात करें तो ये एक्सटेंशन ही है अपना ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
देन उन वेक्टर्स का जो सम होगा वो इक्वल टू होगा डायगोनल थ्रू दोज एडजेसेंट साइड। ये डायगोनल अपने को इसको रिप्रेजेंट करेगा वी बी प्लस वी डब्ल्यू। क्लियर है। अब ये मैंने एक्सटेंशन क्यों बोला था ट्राइंगल लॉ का, अब इसलिए बोला था क्योंकि देखो वी बी जो वेक्टर है, अपन बात करते हैं फ्री वेक्टर्स की, तो मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो यहाँ पे अपन जब इस वेक्टर को लिखेंगे तो वी बी, और अपनी समझ में आ रहा है अपने को कि जो ये वेक्टर वी डब्ल्यू था उसका जो टर्मिनल पॉइंट था उस पर अपना जो वी वी वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको ट्राइंगल लॉ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट है अपना वेक्टर एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब या तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, एक ही बात है। ठीक है। सेकंड जो है वो बोलता है कि वेक्टर एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब अगर तीन वेक्टर्स हैं अपने पास में तो अपन क्या करें, जो शुरू के दो वेक्टर्स हैं उनको ऐड करें और थर्ड में क्या करते हैं उसको ऐड करते हैं, या फिर लास्ट के दो वेक्टर्स को अपन क्या करते हैं ऐड कर दें और फर्स्ट वाले में ऐड कर दें, तो सेम रिजल्ट मिलेगा अपने को दोनों तरफ, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अपनी बात करें तो यहाँ पे किसी वेक्टर को अपन नल वेक्टर में ऐड करते हैं, नल वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड करते हैं तो अपने पास में ए वेक्टर आता है। तो जीरो वेक्टर को अपन एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं फॉर वेक्टर एडिशन। ये ध्यान रखना है, कई बार एमसीक्यू वगैरह में हो सकता है आपके आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। तो किसी वेक्टर को अपन स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या क्या हो सकता है। सपोज करो यहाँ पे एक ए वेक्टर था, ठीक, तो इस वेक्टर को मैंने अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड हाफ हो गया। ऐसे ही मान लो अगर मैं इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस केस में डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। -2 से कर दूंगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड उसका डबल हो जाएगा और डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। बात पे बात करें, इफ़ वी मल्टीप्लाई वेक्टर बाय स्केलर वी गेट कोलिनियर वेक्टर। अब ए वेक्टर को माइनस ए वेक्टर से ऐड करें तो अपने को क्या मिलेगा, नल वेक्टर मिलेगा। ठीक है। तो माइनस ए वेक्टर को नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं वेक्टर ए का। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर की बात करें तो सपोज करो ओपी एक वेक्टर है, तो ओपी जो वेक्टर होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होंगे, वो होंगे एक्स वाई एंड जेड। क्लियर। और वेक्टर कंपोनेंट्स की बात करें तो वो होंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड जे कैप। क्लियर है चीज़। अब ये ध्यान देना है कि आई कैप जे कैप के कैप जो हैं आर डायरेक्शन वेक्टर्स फॉर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। किसी दो वेक्टर्स दिए हुए हैं अपने को, R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, तो इन दो वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, A1 प्लस A2 आई कैप, B1 प्लस B2 जे कैप प्लस C1 प्लस C2 के कैप हो जाएगा अपना। इसी तरीके से अगर मैं माइनस करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर करूं तो ये हो जाएगा A1 माइनस A2, B1 माइनस B2 एंड C1 माइनस C2, और इसके साथ में क्या लग जाएगा, आई कैप जे कैप एंड के कैप। क्लियर है बात। अगर दो वेक्टर्स हैं और k एंड m आर स्केलर्स, ए वेक्टर k से मल्टीप्लाइड है प्लस ए वेक्टर m से मल्टीप्लाइड है, तो अपन ए वेक्टर को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे और मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपना k प्लस m। इसी तरीके से k मल्टीप्लाई में है m इंटू ए वेक्टर से, तो अपन क्या कर सकते हैं, k और m को मल्टीप्लाई करके अपन उस वेक्टर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसी तरीके से अगर k एक स्केलर है और ब्रैकेट में a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, तो बेसिकली जो के स्केलर है वो दोनों के साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, दैट इज के ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर। ठीक है। आर वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें A1 B1 एंड C1 को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर है बात। अगर अपने को किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो अपन क्या करेंगे, उसमें उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो अब जैसे आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मेरे को निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर होगा। इससे मैं क्या करूँगा, इस पूरे वेक्टर को मैं डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आर वेक्टर को मैंने इसके मैग्नीट्यूड से यहाँ डिवाइड कर दिया, सारे वेक्टर को मैंने क्या किया यहाँ पे डिवाइड कर दिया।
अब ध्यान देना है जो ये वाला बनेगा अपना a1 अपॉन दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, b1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, c1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ये बेसिकली क्या होंगे अपने डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम एंड एन से। क्लियर है। और सिंस अपन ने इस वेक्टर को अपन ने इधर क्या कर दिया, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो अपने को क्या मिलेगा, एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो आर कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि किसके डायरेक्शन में है, आर वेक्टर के डायरेक्शन में है। दैट विल बी इक्वल्स टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। एल एम एन क्या है, अपने डायरेक्शन कोसाइंस है। नेक्स्ट है, इफ टू वेक्टर्स आर वन एंड आर टू आर कोलिनियर, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो उस केस में बेसिकली क्या होगा, वन बाई ए टू विल बी इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू इक्वल्स टू सी वन बाई सी टू। तो ध्यान देना है अपने को, कोई भी दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हैं इसका मतलब क्या होगा, ए वन बाई ए टू इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू इक्वल्स टू सी वन बाई सी टू, जहाँ पे ए वन ए टू क्या है, मेरे आई के कोफिशिएंट्स हैं, बी वन और बी टू क्या हैं, जे के कोफिशिएंट्स हैं, और सी वन सी टू क्या हैं, के कोफिशिएंट है। क्लियर है एकदम। वन वेक्टर गिवन है अपने को और एक आर टू वैक्टर गिवन है। और अगर अपने को मिल रहा है ये ए वन बाई ए टू इक्वस टू बी वन बाई बी टू इक्वस टू सी वन बाई सी टू, तो अपन बोल देंगे कि आर वन वैक्टर और एंड आर टू वैक्टर जो है वो क्या है, कोलिनियर। जस्ट ऊपर वाले का रिवर्स बोल दिया। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला दो टाइप के हैं अपने सिलेबस में, वन इज इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, दूसरा है अपना एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। अब इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला में क्या है कि अगर दो पॉइंट्स अपने को दिए हुए हैं पी एंड क्यू, और इन दो पॉइंट्स को एक पॉइंट आर क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो एन रेशियो एम। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि बताओ ओ आर जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा। वो तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने बोला कि ओरिजिन से अपन Q को ज्वाइन करेंगे, ओरिजिन से P को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे एक वेक्टर मिला अपने को B वेक्टर, OQ को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है दैट इज B वेक्टर, OP को ज्वाइन करने वाला है वो A वेक्टर। ठीक है, और OR को ज्वाइन करने वाला है R वेक्टर। तो यहाँ से अपने को फॉर्मूला मिलता है कि जो R वेक्टर होगा मेरा होगा n टाइम्स ऑफ A प्लस m टाइम्स ऑफ B वेक्टर अपॉन n प्लस m। क्लियर है ये बात। अब इसी तरीके से एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला में क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो पॉइंट्स P एंड Q हैं, पर पॉइंट R जो है इसको एक्सटर्नली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अपन जब बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की, तो इसमें भी अपन क्या पता करेंगे कि OR जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, वो क्या होगा। R जो वेक्टर है ये इसको एक्सटर्नली कट कर रहा है, तो PR जो है मेरा M और RQ है मेरा N, मतलब N इज टू M रेशियो में ये भी कट कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो मेरा R वेक्टर होगा, R वेक्टर मेरा यहाँ क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट R विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ पे R जो वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू M इंटू B वेक्टर माइनस N इंटू A वेक्टर अपॉन M माइनस N। वो M और N क्या है, जिस रेशियो में ये पॉइंट क्या कर रहा है, एक्सटर्नली इनको डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। अगर R मिड पॉइंट हो जाए अपना, तो उस केस में डायरेक्टली अपने को क्या करना है, OR जो वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर अपॉन 2। और नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अपन दो तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं वेक्टर्स के। एक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, जहाँ पे रिजल्ट क्या आता है अपना, स्केलर आता है। सेकंड है अपना वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, जहाँ पे रिजल्ट जो आता है एक वेक्टर आता है। फर्स्ट देखते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स दिए हैं, सपोज करो ए वेक्टर दिया है अपने को और एक बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, कोइनिशियल वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है, तो उस केस में उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। और थीटा जो अपना होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, 0 से पाई के बीच में। अब कुछ कुछ बातें बोली हुई हैं, अगर मान लो ए 0 जाए या फिर बी 0 जाए तो भी नेट नेट पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की स्केलर क्वांटिटी है। सेकेंड में बोल रहा है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर, अगर नॉन जीरो वेक्टर है फिर भी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, तभी क्या होगा, कोस पाई बाय 2 मेरा 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो कंप्लीट क्या बना देगा, अपने को 0 बना देगा।
अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है, ठीक है, तो उस केस में ध्यान रखना है कि कोस थीटा, कोस 0 मेरा 1 हो जाएगा, तो वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपना क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड कोस थीटा मेरा 1 हो चुका है, ठीक है। फोर्थ की बात करें, अगर थीटा मेरा पाई है तो उस केस में ए, मुझे बताओ कोस पाई कितना होता है, -1 होता है, तो उस केस में अपना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इंटू प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अब अगर अपन बात करें आई कैप को अगर आपस में डॉट प्रोडक्ट लें, तो मुझे बताओ आई कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन बताता है एक्स एक्सिस की, तो आई कैप डॉट आई कैप मतलब उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0, और इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर होते हैं ये 1 और ये 1, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से जे कैप डॉट जे कैप भी क्या होगा, 1 होगा, के कैप डॉट के कैप भी क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ आई कैप डॉट जे कैप, तो पता है अपने को तीनों जो एक्सिस होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 90, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, 0, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है ये चीज़। अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। तो अपन क्या करेंगे, इस वाले चीज़ को सबको अपन इसके नीचे ले जाएंगे डिवीजन में, और थीटा निकालने के लिए कोस को उधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव नेचर, ए डॉट बी वेक्टर कर दो या फिर बी डॉट ए वेक्टर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिविटी होता है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिविटी मतलब ए वेक्टर इन डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो ए वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर दिस एडिशन, इसका डॉट प्रोडक्ट अपन ले लेंगे बी के साथ प्लस ए वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट उस सी वेक्टर के साथ ले लेंगे। क्लियर है। इसी तरीके से लेमडा से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी डॉट प्रोडक्ट को, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, या तो आप पूरे को डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दो या किसी एक के साथ मल्टीप्लाई करके फिर दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। इसी तरीके से बी के साथ करके अपन कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो अपने को दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर इन वेक्टर्स को अपने को डॉट प्रोडक्ट लेना है दोनों का, ठीक है, इनको अपन आपस में मल्टीप्लाई करके क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं रेस्पेक्टिव आई जे और के कोफिशिएंट्स को। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। क्या कर रहे हैं कि ओ ए एक वेक्टर है, इस वेक्टर का अपन इस लाइन पे क्या ले रहे हैं, प्रोजेक्शन ले रहे हैं। तो जब इसका प्रोजेक्शन लेंगे अपन, यहाँ से 90 डिग्री अपन इस पर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे जो ओ बी आएगा अपना, ओ बी वेक्टर इज द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ओ ए वेक्टर ऑन द लाइन एल, ठीक है। और अगर मैं इस ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लूँ तो मेरे को बेसिकली मिल जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ ए ऑन द लाइन एल। जो प्रोजेक्शन ओ बी आएगा दैट विल बी इक्वल टू ओ ए कोस थीटा, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं वेक्टर ओ ए डॉट प्रोडक्ट ओ बी कैप। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ओ ए डॉट इसको लिखेंगे तो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर बाय ओ बी कैप, एंड ये हो जाएगा कोस थीटा। तो यहाँ से देखो ओ ए वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको सिंपली ओ ए लिख देते हैं, ओ बी क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसको इंटू 1 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो ये अपना आ जाएगा ओ ए कोस थीटा, और अपन ने वही बात की है कि ओ बी जो अपना मैग्नीट्यूड आएगा प्रोजेक्शन वेक्टर का वो क्या होगा, ओ ए कोस थीटा होगा। क्लियर है। इन शॉर्ट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। जब ये बात यहाँ से देखो, ये वाला बेसिकली क्या हो गया, बी कैप हो गया, जो अपन ने ऊपर बात की है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ए और बी के बीच में एंगल 0 हो, तो उस केस में क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो जाएगा मेरा, दैट विल बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। वाला तो अपना हो जाएगा ए बी कॉस थीटा अपॉन बी। अब सिंस थीटा जो है वो 0 है तो ये मेरी वैल्यू 1 हो जाएगी, बी से बी कट होकर बेसिकली ए आ जाएगा। जब भी दो वेक्टर्स के बीच में क्या हो, एंगल 0 हो, तो एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर, जैसे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पे लेना है तो वो हो जाएगा ए, और अगर बी का मेरे को ए पे लेना है तो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर है बात। नेक्स्ट है इफ़ थीटा जो है वो मेरा पाई हो जाए, उस केस में कोस पाई कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा -a। क्लियर है। थर्ड की बात करें, अगर पाई/2 हो जाए थीटा, तो उस केस में कोस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपना,
और आंसर अपना जो प्रोजेक्शन आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट अपने को ध्यान देना है कि अगर कोई वेक्टर आर वेक्टर दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो x जो ये वाला इसका i का जो कोफिशिएंट है बेसिकली है क्या है, इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर r ऑन x एक्सेस। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं ना, फंडामेंटल बात जब अपन इसको पढ़ते हैं चैप्टर उस टाइम ये सबकी बातें करते हैं ना। तो यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। y क्या है मेरा बेसिकली, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ r वेक्टर ऑन y एक्सेस, एंड z क्या है मेरा, प्रोजेक्शन ऑफ r वेक्टर ऑन z एक्सेस। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कोची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं देखेंगे, कोची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में अगर आ जाए तो अपने को ध्यान देना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये अपना क्या होती है, कोची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी होती है ना। नेक्स्ट अपन देखेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अगर दो वेक्टर्स का अपन ऐड कर दें और उसका मैग्नीट्यूड ले लें दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है, एमसीक्यू में अगर आता है तो आप टिक करके आए इसको, है ना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बेसिकली वहाँ पे जो अपने को आउटपुट मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी उसका डायरेक्शन बेसिकली अपन देखते हैं किससे, राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। है कि मान लो मैं बोलता हूँ कि ये एक्स वेक्टर है और ये वाई वेक्टर है, इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो अपने को फाइनल आउटपुट मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो अपन इसको देख सकते हैं जैसे ये स्क्रू है एक, मान लो ना, तो अगर इसको अपन एंटी क्लॉकवाइज क्या करें, रोटेट करें, तो ये देखो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। ऐसे ही अगर मैं क्या करता हूँ y वेक्टर क्रॉस x वेक्टर करूँ तो उस केस में क्या होगा, जो मेरा डायरेक्शन है, ध्यान से देखो, मैं स्क्रू को जब क्लॉकवाइज इसको अपन जब मूव करेंगे तो नीचे की तरफ होगा इसका डायरेक्शन। तो अपन बेसिकली डायरेक्शन जो है वो अपन किससे पता करते हैं, राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। अब ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है, ये इसका डायरेक्शन बताता है। यहीं पे अगर अपन बात करें तो ये जो क्वांटिटी है ये इस वेक्टर का क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है अपने को, और ये वाला जो एन कैप है ये क्या बताता है अपने को, डायरेक्शन। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं ए या बी में से कोई जीरो हो जाए तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है, ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं उनको अपन देख लेते हैं। फर्स्ट जो है ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मेरा जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा को जीरो होना पड़ेगा। तो थीटा जो मेरा होगा या तो जीरो होगा या मेरा थीटा क्या होगा, पाई होगा। क्लियर है चीज़। थीटा मेरा पाई बाय 2 हो जाए तो उस केस में ए क्रॉस बी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एन कैप। इसको आगे मेरे को इसका मैग्नीट्यूड ही लेना है, तो अपने को क्या है, एन कैप हट जाएगा, ये डायरेक्शन बता रहा है, तो मैग्नीट्यूड अपना क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, आई कैप जे कैप एंड के कैप, तो चीज़ें मेरे लिए ईजी हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि आई कैप क्रॉस जे कैप में जब करूँगा तो मेरा आंसर जो आता है वो आता है के कैप। इसी तरीके से अगर मैं जे कैप क्रॉस के कैप करूँगा तो आंसर आएगा मेरा आई कैप। इसी तरीके से अगर मैं के कैप क्रॉस आई कैप करूँगा तो आंसर आएगा मेरा जे कैप। तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में ना। ऐसे ही अपन एंटी क्लॉकवाइज जाएँ, आई कैप क्रॉस के कैप, तो आंसर अपना जो आएगा वो जे कैप नहीं आएगा, माइनस जे कैप आएगा। ऐसे ही अगर बात करूँ के कैप क्रॉस जे कैप तो आंसर मेरा क्या आएगा, माइनस आई कैप। एंड ऐसे ही जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट है अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अपने को पता है इसका भाई ये होगा। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड ले लूँ तो मैग्नीट्यूड में मेरा एन कैप हट जाएगा। यहाँ से अपन थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा जो होगा मेरा, इसको जब अपन अपॉन में ले आएंगे तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और थीटा निकालना है तो साइन को मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए नॉन कॉम्यूटेटिव इन नेचर। नॉन कॉम्यूटेटिव होता है ना कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए।
स्क्रू को अगर अपन क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो वो क्या करता है ऊपर की तरफ मूव करता है। अगर इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ए क्रॉस बी का, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा नीचे की तरफ। तो इसको वापस ऊपर बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर। 7 जो प्रॉपर्टी है वो अभी अभी अपन ने देखी थी। 8 प्रॉपर्टी जो है वो है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर किसी ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो अपन सिंपली क्या कर सकते हैं, वहाँ से उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है। 9th प्रॉपर्टी देखें, अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर वेक्टर एडिशन। तो अपन क्या है यहाँ पे कि ए वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ में। तो ए वेक्टर जो है ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर दिस एडिशन, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। लैम्डा को मल्टीप्लाई करना है ए क्रॉस बी वेक्टर के साथ में, तो आप कैसे भी कर सकते हो, पहले ए वेक्टर के साथ में करके फिर क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, या फिर बी वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करके और ए वेक्टर को क्या कर दो, लैम्डा बी से आप क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। इसी तरीके से ए क्रॉस बी वेक्टर ले लो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर दो वेक्टर्स अपने को गिवन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो उनका अगर अपने को क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ, अब डिटरमिनेंट में फर्स्ट जो रो होगी वो होगी आई कैप जे कैप एंड के कैप। सेकेंड रो में अपन क्या करेंगे, जो फर्स्ट वेक्टर है उसके आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट को अपन लिख देंगे। थर्ड रो में अपन सेकंड जो वेक्टर है उसके आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को लिख देंगे, और जब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो अपने को इसका क्या मिल जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11 3D इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट्स। जो 3D चैप्टर है वो क्लोजली एसोसिएटेड है अपना वेक्टर चैप्टर से। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ पे अपने को P एक पॉइंट दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ये अपना ओरिजिन है। तो OP वेक्टर अपना क्या हो जाएगा, दैट विल बी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसके अंदर इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, आई का 1 A1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा और C3 हो जाएगा। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, जब अपन इसको डिवाइड कर देंगे पूरे वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड के साथ में, दैट विल बी अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ऐसे ही सबके साथ जब अपन डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मेरे जो डायरेक्शन कोसाइन आते हैं दैट इज़ एल अपना 1 अपॉन, इसके अपॉन में जो आएगा इसका कोफिशिएंट है 1 है, इसके अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर। ऐसे ही m क्या आ जाएगा 2 अपॉन, अभी आई नहीं आएगा इसमें ना, जब डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर, और वही यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ है। n जो हो जाएगा दैट विल बी अपॉन 3 अपॉन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर। तो ये अपने डायरेक्शन कोसाइन आ गए, और ये ध्यान रखना डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली l क्या होता है, कोस अल्फा होता है, m क्या होता है, कोस बीटा होता है, और m क्या होता है, कोस गामा होता है। अल्फा बीटा गामा क्या है, जो वेक्टर जो x एक्सेस y एक्सेस और z एक्सेस के साथ रेस्पेक्टिवली जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल होते हैं। क्लियर है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो काफ़ी बार MCQ में अपने को काम आती है, क्वेश्चंस में काम आती है, कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके स्क्वायर का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये ध्यान रखना अपने को ना। नेक्स्ट है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज बेसिकली अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस को एक लैम्डा से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो अपने को क्या मिल जाता है, बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज मिल जाते हैं। लैम्डा क्या होता है, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस को तो अपने को रेस्पेक्टिव डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो डायरेक्शन कोसाइन से पहले अपन डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, डी अगर इस लाइन के अपन निकालें PQ के, है ना, 2 पॉइंट से पास हो रही है लाइन, तो यहाँ पे डी आर जो आएगा, अगर मैं बात करूँ ए जो आएगा मेरा दैट विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1, बी जो आएगा वो y2 माइनस y1 एंड सी जो आएगा मेरा z2 माइनस z1। क्लियर है। अब डायरेक्शन कोसाइंस में अपन क्या करेंगे, इन डी आर्स को अपन PQ वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो अपने को रेस्पेक्टिव क्या मिल जाएगा, जो डायरेक्शन कोसाइंस है। अब जो PQ वेक्टर है वो क्या बनेगा अपना x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट विल बी अंडर रूट
ये अपने को गिवन है यहाँ पे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। और अपन हर एक को अपन डिवाइड कर दें इससे मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू से, वो अपन ने देख लिया क्या होता है। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू से डिवाइड कर दें तो अपने को बेसिकली क्या मिलेगा, अपने को एल एम एन मिल जाएगा। यहाँ पे भी अपन डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू से, तो अब अपने को यहाँ से ये डायरेक्शन रेशियो से चेंज होकर डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, अपने को गिवन है कि एक लेट से एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर और लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, और एक बी वेक्टर है जिसके पैरेलल है ये लाइन, है ना। अपन सपोज करते हैं इस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई एंड जेड है, वो इस पे मूव कर सकता है ना इस लाइन पे। जो इस लाइन की वेक्टर फॉर्म होगी वो क्या होगी, आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, जहाँ पे बी मेरा क्या था, बी वॉज द वेक्टर जिसके पैरेलल ये लाइन है, ए वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट है जिससे लाइन क्या कर रही है, पास हो रही है। क्लियर। इसी तरीके से अगर अपन कार्टेशियन फॉर्म में जाते हैं तो सपोज करो ये जो पॉइंट है जिसका ये ए वेक्टर अपने को पोजीशन वेक्टर दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड z1, और जिस वेक्टर के पैरेलल है ये लाइन उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं a, b, c, और इस लाइन पे मूव करने वाला जो वेरिएबल पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y एंड z। तो कार्टेशियन फॉर्म में बेसिकली जो लाइन की इक्वेशन होगी वो होगी x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। जहाँ पे ध्यान देना है ये a, b एंड c क्या है, आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। अब ये सिंस लाइन की इक्वेशन हो चुकी है तो यहाँ पे a, b, c अब क्या बन जाएंगे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे। और जब भी कभी आपको कार्टेशियन फॉर्म में किसी लाइन की इक्वेशन दिखे, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म अपने को पता है ये होती है। क्लियर है। अगर अपने को डायरेक्शन रेशियोज की जगह पे अपने को डायरेक्शन कोसाइंस दे दिए जाए, लेट से एल एम एन, तो अपन लाइन की इक्वेशन है उसको बेसिकली अपन क्या करेंगे, वहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस भी लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट अपना 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो अपने को इसमें 2 पॉइंट्स गिवन है, लेट से ए बी से क्या कर रही है, लाइन पास कर रही है, और इन 2 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंड थर्ड एक पॉइंट पी है जो मूविंग है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, और उसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। तो इस केस में जो लाइन की इक्वेशन बनेगी इन वेक्टर फॉर्म वो होगा आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ऐसे ही अगर इसका अपन कार्टेशियन फॉर्म करें और अपने को पता है कि लेट से जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, और बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2, पी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स अपने पता है x y z। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो उस लाइन की इक्वेशन होगी दैट विल बी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। और ध्यान रखना है अपने को यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 अपने क्या है, डायरेक्शन रेशियो हैं इस लाइन के। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू लाइंस। थीटा बात करेंगे यहाँ पे एक्यूट एंगल की। ठीक है। L1 एंड L2 भी द टू लाइंस। L1 के जो वेक्टर इक्वेशन है वो दे रखी है R इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B1 वेक्टर, और नेक्स्ट दूसरी L2 जो लाइन है दैट इज उसकी इक्वेशन दे रखी है R इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर। तो इनके बीच का जो एंगल होगा अपना वो ध्यान रखना है, थीटा विल बी इक्वल्स टू, अपने को याद रखना है फॉर्मूला, कोस इनवर्स magnitude of b1 dot b2 vector upon magnitude of b1 vector into magnitude of b2 vector। क्लियर है। नेक्स्ट अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। फर्स्ट है स्क्यू लाइंस। इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल एंड नॉट इंटरसेक्टिंग। 3D के अंदर लाइन पैरेलल नहीं हो तो भी वो ऐसा हो सकता है कि इंटरसेक्ट नहीं करें, है ना। तो ये एक लाइन आर फर्स्ट लाइन है और ये मेरी सेकेंड लाइन है। आर इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B2 वेक्टर, एंड यहाँ पे जो लाइन है उसके जो इक्वेशन है दैट इज आर वेक्टर इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B1 वेक्टर। ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अपन, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ
B1 क्रॉस B2 वेक्टर। क्लियर है? अगर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, स्क्यू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस केस में डी क्या हो जाएगा मेरा, जीरो के बराबर हो जाएगा। उस केस में अगर ये जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या होगी, ये जो वैल्यू है मेरी न्यूमरेटर वाली, ये जीरो हो जाएगी। टू स्क्यू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उस केस में जो स्क्यू लाइंस हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे अपने को दो पैरेलल लाइंस गिवन है L1 एंड L2। L1 की अगर वेक्टर इक्वेशन देखें दैट इज R1 वेक्टर इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। L2 जो लाइन है उसकी इक्वेशन दी हुई है R वेक्टर इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B वेक्टर। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इन लाइन के बीच में, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर। क्लियर है चीज? नेक्स्ट चैप्टर है अपना लीनियर प्रोग्रामिंग। फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो अपने सिलेबस से हट गया है ना। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेसिकली एक लीनियर फंक्शन होता है, z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, इस फॉर्म में अपने को दिखता है। ठीक है, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स विच हैज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली अपने को यहाँ पे करना होता है क्या है कि अब मैंने एक फैक्ट्री स्टार्ट की है ना, तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को बढ़ाना है ना, कॉस्ट को कम करना। इसी तरीके से ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, उस फंक्शन को अपन बेसिकली या तो मैक्सिमाइज करें या मिनिमाइज करें। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा कॉस्ट का है तो मैं कॉस्ट को क्या करना चाहूँगा, मिनिमाइज करना चाहूँगा, और अगर ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मेरा, अगर प्रॉफिट का है तो मैं इसको मैक्सिमाइज करना चाहूँगा। क्लियर है? नेक्स्ट है अपना कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली क्या होता है, लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं या इक्वेशंस, जिनको अपन जिसका क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होता है, ए प्रॉब्लम विच सीक्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ए लीनियर फंक्शन। एक लीनियर फंक्शन को अपने को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। नेक्स्ट है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन कौन सा रीजन होता है, जो अपना सॉल्यूशन रीजन होता है उसको अपन फिजिबल रीजन बोलते हैं। जब इन इक्वालिटीज़ को अपन सॉल्व करते हैं और वहाँ पे अपने कॉमन एरिया मिलता है, उसको अपन बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्लियर है? एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, अब जो फिजिबल रीजन है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो बाउंडेड फिजिबल रीजन हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है अपने पास में अनबाउंडेड, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। इनफैक्ट अगर अपने पास में फिजिबल रीजन बाउंडेड आ जाए और अनबाउंडेड आ जाए तो उस केस में सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, उसके स्टेप्स अपन देखेंगे। मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दिस मेथड इज नोन एज कॉर्नर पॉइंट मेथड। अपन क्या बोलते हैं इसको, कॉर्नर पॉइंट मेथड बोलते हैं। फाइंड ए फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट्स। अब अपने को करना क्या है कि यहाँ पे जो फिजिबल रीजन मिला है उसके कॉर्नर पॉइंट्स को अपने को डिटरमाइन करना है। जैसे ऊपर वाले में क्या है, ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इसमें अगर बात करें ओपन वाले में, इसमें देखो अपने पास में कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं ये 3। क्लियर है जी? either by inspection or by solving the two equation of the lines intersecting at that point। अब अपन ने जो लाइंस ड्रॉ की हैं, या तो अपन क्या करें, इंस्पेक्शन से देख लेते हैं, यहाँ पे तो पता लग जाएगा अपने को ग्राफ पे देखने पे ना, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तो अपने को पता लग जाएगा ग्राफ से देखने पे। बट यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मेरे को इन दो लाइंस की इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा और ये कॉर्नर पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट है इवेलुएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई एट ईच कॉर्नर पॉइंट। इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स की जो वैल्यू है अपन फंक्शन z जो है अपना उसके अंदर रखते हैं, और अपने को जो लेट से कैपिटल M और स्मॉल m अपने पास में दो वैल्यूज आ गई। कैपिटल M रिप्रेजेंट कर रहा है अपना लार्जेस्ट वैल्यू को और स्मॉल m कर रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू को इस इन पॉइंट्स पे। ठीक है, अब जो आंसर डिसाइड होगा वो इससे होगा कि अपना जो रीजन है वो क्लोज्ड है कि ओपन है। तो पहला अपन देखते हैं व्हेन द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, मतलब क्लोज्ड फिजिबल रीजन है। कैपिटल M एंड स्मॉल m आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z। यहाँ पे सिंपली अपने को पता लग जाएगा कैपिटल M और स्मॉल m जो होंगी वो रेस्पेक्टिवली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होंगी उस z की, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। क्लियर है? नेक्स्ट है, अगर मान लो इन केस द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, वी हैव दो कंडीशंस होंगी इसके अंदर। कैपिटल M क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी z की। कब? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको लेके और मैक्सिमम वैल्यू लेके एक इनइक्वालिटी बनाई, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन ग्रेटर देन
दिस मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो इनइक्वालिटी बनेगी और इसको जब अपन ड्रॉ करेंगे तो अगर कोई फिजिबल रीजन में और इस इनइक्वालिटी में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, उस केस में जो कैपिटल एम है वो मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड हो जाएगी। अदरवाइज जेड की अगर कुछ कॉमन आ गया इस इनइक्वालिटी और फिजिबल रीजन, जैसे कि ऊपर अपन बात करें यहाँ पे, अगर मान लो ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन कैपिटल एम को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सपोज करो मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, और इसका जो रीजन निकालता हूँ, एक तो हो सकता है कि इस तरफ वाला रीजन आए मेरा, उस केस में तो ये एम होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी। अगर मान लो ये रीजन नहीं आके ये वाला रीजन आ गया मेरा इस इनइक्वालिटी का, तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जो अपनी इस इनइक्वालिटी से जो रीजन आ रहा है वो रीजन में यहाँ पे जो फिजिबल रीजन था उसके पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। इसी तरीके से अगर अपन बात करें, सिमिलरली इफ स्मॉल एम इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, स्मॉल एम मिनिमम वैल्यू होगी जेड की, कब, अगर अपन एक इनइक्वालिटी बनाते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेके और मिनिमम वैल्यू को लेके, और वो इनइक्वालिटी क्या होगी अपनी, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज लेस देन एम। और इसको जब ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं और वहाँ पे कोई कॉमन रीजन नहीं आता, फिजिबल रीजन और इसके रीजन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो उस केस में जो स्मॉल एम है ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर कुछ कॉमन आ गया तो वहाँ पे क्या होगा, अदरवाइज जेड हैज़ नो मिनिमम वैल्यू। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, अगर किसी प्रॉब्लम में अगर अपने पास में मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलते हैं दो पॉइंट्स पे, सपोज करो एट कॉर्नर पॉइंट्स, then in such case every point on the line segment joining these points gives the solution of problem. Feasible region is always convex region, ध्यान रखना है, feasible region जो होता है वो convex region होता है। MCQ में पूछ लें तो आपको टिक कर देना है। क्लियर है? इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए आपको अपनी NCERT के 3 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें क्लोज्ड फिजिबल रीजन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे अपने को ओपन फिजिबल रीजन मिलेगा, और यहाँ पे जो है सॉल्यूशन अपने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को जो फिजिबल रीजन मिलेगा वो ओपन मिलेगा और यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट चैप्टर है अपना प्रोबेबिलिटी, इसमें अपन कुछ बेसिक चीज़ें अपन टर्म्स देख लेते हैं। एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेकेंड है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब जैसे मैं एक कॉइन को टॉस करूँ तो मेरे पास में टोटल आउटकम कितने आएंगे, वो आएंगे 2। इसी तरीके से अगर मैं 2 कॉइन्स को टॉस करूँ तो मेरे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर 2। 3 करता हूँ तो वो होंगे 2 की पावर 3। सैंपल स्पेस को लिखने का ट्रिक भी होती है, अगर मान लो आपके पास में 2 तक तो आप इजीली लिख लोगे ना, 3 कॉइन्स को जब टॉस करते हैं उस केस में कैसे लिखते हैं, पहले आप जैसे इसमें 8 आउटकम्स हैं तो फर्स्ट जो है उसमें 4 हेड 4 टेल लिख लो, फिर उसके बाद 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल, उसके बाद में 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1, और यहाँ पे अपना पूरा सैंपल स्पेस बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से अपन बात करें कार्ड्स में तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 ब्लैक में 13 हार्ट होते हैं और 13 डायमंड्स होते हैं, और 26 ब्लैक के अंदर 13 अपने क्लब होते हैं और 13 क्या होते हैं, स्पेड्स होते हैं। क्लियर है? फेस कार्ड्स होते हैं वो होता है अपना जैक किंग और क्वीन। इसी तरीके से अगर स्वीट में बात करें तो 4 अपने पास में एस होते हैं। बात करते हैं इवेंट की। एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट। जो सैंपल स्पेस अपने पास में आता है उसमें उसका कोई भी सबसेट अपन लेते हैं तो वहाँ से अपने को एक इवेंट मिलता है। इक्वली लाइकली इवेंट्स की बात करें तो 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन चांस ऑफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट इज इक्वल टू द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अदर। मतलब यहाँ फेयर गेम हो रहा है। एग्जाम्पल रोल ए फेयर डाई, रोल ऑफ 2 फेयर डाइस, ये बेसिकली क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। इसी तरीके से फेयर कॉइन को अपन अगर टॉस करेंगे तो वो भी क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स आएंगे वहाँ पे अपने। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ नथिंग एल्स कैन अकर बियॉन्ड देम। सारे सैंपल स्पेस के सारे जितने भी इवेंट्स हैं उनको अपन ने इकट्ठा कर लिया तो जितने भी इवेंट्स आएंगे अपने पास में वो क्या होंगे, बेसिकली दैट विल बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यूनियन ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के बराबर होगा भाई सारे इवेंट्स अपने आ गए। तो अब बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, एन इवेंट इज सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर टुगेदर, दैट इज देयर इंटरसेक्शन इज नल सेट। अगर मैं बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये 2 इवेंट्स हैं मेरे ए और बी तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर बात करें तो अपने को इस तरीके से देखने को मिलेगा, है ना। अपने को मिलेगा P E बाई F। इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E जब मेरा F हो चुका है। मतलब यहाँ कंडीशन आ गई अपने पास में कि इवेंट जब E हो रहा है, इवेंट E जब हो रहा है उससे पहले F हो चुका है। क्लियर है बात। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F जो होता है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ S जब मेरा F हो चुका है। ठीक है, S क्या है, मेरा सैंपल स्पेस। ठीक है, अब इसको अगर अपन देखें यहाँ से तो मुझे बताओ इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन F, और इसका इंटरसेक्शन बेसिकली क्या आएगा, F ही आएगा। तो अपॉन में जब पी एफ दिया हुआ है अपने को तो ये दोनों कट के आंसर क्या हो जाएगा। सेकंड जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ, वो होती है अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। क्लियर है। प्रूफ अपन इसके देखेंगे नहीं। अगर मान लो ऐसा दे रखा है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उस केस में ऊपर देखें तो ये वाले में ये वाला चीज़ क्या हो जाएगी मेरी जीरो, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, मेरा जीरो आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ जो होगा वो होगा पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ। क्लियर है। ये थर्ड जो टर्म है माइनस वाली ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट अपॉन एफ, वो होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। पहला बात करते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स की। डिपेंडेंट इवेंट्स हैपन्स व्हेन डन विदाउट रिप्लेसमेंट एंड रिपीटिशन। ई इंटरसेक्शन एफ को अपन क्या बोलते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ डिनोट्स द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ द इवेंट्स ई एंड एफ। क्लियर है। इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ को अपन डायरेक्टली ई एफ भी लिख सकते हैं। अगर अपने इवेंट्स जो हैं वो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो होती है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। ठीक है। इसी तरीके से अगर डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स। मान लो ई एफ एंड जी आर 3 इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब मेरा ई हो चुका है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जब मेरा ई और एफ दोनों हो चुके हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। E and F are two events such that probability of occurrence of one of them is not affected by occurrence of other। जब ऐसा होता है कि एक की occurrence होने से दूसरे की occurrence होने पे कोई इफेक्ट नहीं आए तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Such events are called independent events when events happen with replacement। क्या होता है जब रिप्लेसमेंट से हो, रिपीटिशन से हो, देन द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टू इवेंट्स E and F आर इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हो चुका है तो दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्लियर है। और यहाँ से अपन सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जब मैं अगर इसको इधर लेके चला जाऊँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू पी ई इंटू पी एफ। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जब मेरा ई हो चुका है तो उस केस में दैट विल बी इक्वल्स टू पी एफ। और यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई मेरा क्या हो जाएगा, पी एफ इंटू पी ई। एंड एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई एंड दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें ई एफ एंड जी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ये सारी चारों कंडीशंस अपनी फुलफिल होनी चाहिए। मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ जो होगा वो होगा पी ई इंटू पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड जी जो होगा वो होगा पी ई इंटू पी जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड जी जो होगा वो होगा पी एफ इंटू पी जी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। क्लियर है।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। इफ़ टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट, अगर दो इवेंट्स डिपेंडेंट है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है दैट विल नॉट बी इक्वल्स टू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपन ने पीछे देखा था, जब डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उस केस में पी ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब मेरा ई हो चुका है ये होगा। क्लियर। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये दोनों डिफरेंट है टोटली। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में बोथ इवेंट्स कैन अकर साइमल्टेनियसली, दोनों इवेंट्स जो हैं वो साथ में अकर कर सकते हैं, पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में बोथ इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, मतलब डिसजॉइंट सेट्स होते हैं यहाँ पे। थर्ड पॉइंट है टू एक्सपेरिमेंट्स, लेट्स से ए एक एक्सपेरिमेंट है एवरी पेयर ऑफ इवेंट ई, और बी जो एक्सपेरिमेंट है वो एवरी पेयर ऑफ इवेंट एफ। ठीक है, then this implies that two experiments A and B are independent if probability of E intersection F, मतलब probability of simultaneous occurrence of E and F अगर मेरा इक्वल होगा PE इंटू PF के। ये अपन ने ऊपर बात की है उसको वापस से रिपीट किया है। अब कुछ काम की बातें देख लेते हैं भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बट नॉट B वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली A, और इसको अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। और इस चीज़ को और आगे अपन चाहें तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, तो वो चीज़ जो होती है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी के बराबर होती है, एंड इट इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए दैट इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट, और ये इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड पॉइंट की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, और ये इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट। ये कहाँ से आता है, डी मॉर्गन्स लॉ अपन ने पढ़ा है ना सेट्स में 11th में, और ये इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर है। फोर्थ की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, यहाँ देखो एन था यहाँ और है, ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, और ये भी कहाँ से आता है अपना डी मॉर्गन लॉ से ही आता है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं इफ इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट देन फर्स्ट है ई एंड एफ नोट, सेकेंड ई नोट एंड एफ, थर्ड है ई नोट एंड एफ नोट, ये सारे के सारे क्या होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। कहते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इफ एन इवेंट कैन अकर विद इन एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स E1 E2 E3 एंड En, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगी वो होगी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En, और इस चीज़ को अपन लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन E1 को पी E1 इंटू पी ए बाई E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए बाई E2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से अपन इस पूरी चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं पी ए इक्वल्स टू टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू एन पी ई आई इंटू पी ए बाई ई आई। क्लियर है। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है 1 से n तक जा रही है। क्लियर। अपना बेइस थ्योरम, दिस थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड द फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस। बेइस थ्योरम को अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस भी बोलते हैं क्योंकि अपने को फाइनल आउटकम पता होता है और अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है इनिशियल जो अपना इवेंट हो रहा है उसकी, तो इसको क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस। इफ इवेंट आर हैज़ ऑलरेडी अकर्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा इस केस में। ठीक है, इसको निकालने के लिए अपन लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जब मेरा R हो चुका है तो दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R जब मेरा E1 हो चुका है अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ R। क्लियर है, ये अपनी बेइस थ्योरम है। नेक्स्ट है अपना रैंडम वेरिएबल, जिसको कैपिटल एक्स से पे अपन क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। ए रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब एक रियल वैल्यू होती है इसकी, एक्स के साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है, उस डोमेन इज द सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसका जो सैम्पल स्पेस होता है वही इसका क्या होता है डोमेन होता है। क्लियर है। अब जैसे इसको समझाने के लिए थोड़ा क्लैरिटी के लिए अपन बात करें, जैसे रैंडम प्रोसेस है कोई एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको, उससे कुछ आउटकम्स आता है।
ठीक है। और आउटकम्स को एक नंबर के साथ एसोसिएट कर दें अपन। मान लो मैंने टॉइन कॉस्ट किया, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू मेरा इफ हेड्स, अगर हेड आए तो मेरे को 1 मिले, अगर टेल आए तो उसके साथ मैंने नंबर एसोसिएट कर दिया 0, ठीक है। ऐसे ही रोलिंग ऑफ 2 डाइस साइमल्टेनियसली, यहाँ पे वाई रैंडम वेरिएबल है मेरा, जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ अपवर्ड फेस आफ्टर रोलिंग 2 डाइस। मान लो मैंने 2 डाइस फेंके, ऊपर वाले पे एक पे 5 आ गया और एक पे 6 आ गया, तो यहाँ पे y की जो मेरे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 + 6 दैट विल बी इक्वल टू 11। क्लियर है। तो इसी तरीके से रैंडम वेरिएबल के साथ में एक नंबर एसोसिएट करते हैं। एग्जाम्पल से इसको थोड़ा देख लेते हैं। और कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स। एक कॉइन है, उसको 2 टाइम अपन ने टॉस किया। सैंपल स्पेस में आएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। If x denotes the number of heads obtained, then x is a random variable and for each outcome its value is as given below। यहाँ पे x जो है, x की वैल्यू क्या होगी, जब मेरा हेडेड आएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ हेड कितने हुए 2, जब हेड टेल आएगा तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब टेल हेड आएगा तो उस केस में भी हेड की वैल्यू 1 होगी, और जब टेल टेल आएगा तो उस केस में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर है। इसी तरीके से अगर y डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, इसमें नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल करेंगे तो उस केस में देखो y इक्वल्स टू हेडेड की बात करें तो वो हो जाएगा 2 - 0, टोटल नंबर ऑफ हेड्स माइनस टोटल नंबर ऑफ टेल्स। y इक्वल्स टू हो जाएगा 1 हेड और 1 टेल, 1 - 1 विल बी इक्वल्स टू 0। इस तरीके से y विल बी टेल और हेड आएगा तो क्या होगा, 1 - 1 इक्वल्स टू 0, एंड टेल टेल आ जाए तो वो होगा 0, क्योंकि हेड मेरा कितना है 0 - 2, तो यहाँ पे जो नंबर मिलेगा y का वो होगा इक्वल्स टू -2। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये अपने एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। लेट्स डिफाइन ए रैंडम वेरिएबल x, और x दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स आफ्टर 3 फ्लिप्स ऑफ ए फेयर कॉइन। जब 3 फ्लिप्स करेंगे तो वहाँ पे जो सैंपल स्पेस बनेगा अपना ये वाला बनेगा। टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, 8। ठीक है। अब बात करूँ मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो मुझे बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स मेरे जो सैंपल स्पेस में है कि मेरे को एक भी हेड नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/8। इसी तरीके x इक्वल्स टू 1 जब आया मेरा, मतलब क्या हो रहा है कि एक हेड आ रहा है सिर्फ, तो उस केस में क्या क्या हो सकता है, या तो 2 टेल एक हेड आ जाए, और एक टेल एक हेड और एक टेल आ जाए, और हेड टेल टेल आ जाए। और के लिए अपन प्लस यूज करते हैं भाई। तो टेल टेल हेड वो कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है इसमें, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8, प्लस टेल हेड टेल वो भी 1 टाइम्स आ रहा है, हेड टेल हेड क्या हो जाएगा 1/8, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। इसी तरीके से x इक्वल्स टू 2, मतलब जब अपने को 2 हेड मिले तो उस केस में भी अपने पास में 3 केसेस आ रहे हैं, तो वो हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, टोटल हो जाएगा 3/8। वो क्या होगा, p इक्वल्स टू एच 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 दैट विल बी इक्वल्स टू 1/8। अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं अपन, है ना। तो रैंडम वेरिएबल अपन लिखते हैं इसमें x, इसकी वैल्यू 0 1 2 और 3, क्या क्या आ रही है, 0 1 2 3 आ सकती है भाई। यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब मुझे बताओ जब 0 है, x इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8, जब x इक्वल्स टू 1 है तो वो कितनी है 3/8, जब x इक्वल्स टू 2 है तो वो कितनी है 3/8, एंड x इक्वल्स टू 3 है तो वो कितनी है 1/8। अब ध्यान से एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल की सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे तो आंसर अपना 1 आता है। तो यहाँ पे देखो अपना ऐड करेंगे तो 8/8 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि P1 P2 से लेके Pn तक इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 0 होती है रैंडम वेरिएबल की, और रैंडम वेरिएबल की टोटल प्रोबेबिलिटीज़ को जब ऐड करते हैं तो अपना दैट विल बी इक्वल्स टू 1, वो 1 आती है। ठीक है। नेक्स्ट मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x क्या होता है, द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज डिनोटेड बाय म्यू, म्यू से अपन डिनोट करते हैं। द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x, डिनोटेड बाय कैपिटल E ब्रैकेट में x। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x को अपन क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल E x से। क्लियर है। अब जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता है दैट इज इक्वल्स टू म्यू, और ये होता है सिग्मा i इक्वल्स टू 1 से लेके n xi pi। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो उस केस में अपन क्या करते हैं, जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी से, प्लस जो सेकंड x2 आएगा उसको P2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, xn को Pn से कर देंगे। इसको जब ऐड कर देते हैं तो ये जो टोटल एक नंबर आता है इसको बोलते हैं मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल।
क्लियर है? अब ये अगर मान लो मैं यहाँ बोलता मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल निकालो, तो अपन क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं, और जो फाइनल आंसर आता है वो क्या आता है, मीन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल एक्स। चलिए यहाँ पे अपना सेकंड बुक का वीडियो फिनिश होता है। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करो। बाय।